नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, एम क्लासेस में मैं भानु प्रताप एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एम क्लासेस के आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और आप सभी विद्यार्थियों के लिए, खासकर आईटीआई वाले विद्यार्थियों के लिए एक बहुत ही खुशखबरी, बहुत बड़ी खुशखबरी रेलवे ने जारी की है। वैकेंसी, बहुत बड़ी वैकेंसी जारी की है। कुल 9000 पोस्टें आपकी टेक्नीशियन की, जो कई दिनों से चर्चाएं चल रही थी, रेलवे के कैलेंडर में भी ये बात कही गई थी हम 9000 वैकेंसियां निकालेंगे, तो 9000 वैकेंसियां आ गई है आपकी। और इसका आगाज हो गया है। और नहीं करते 5-10 दिनों के अंदर, या अगले महीने की 9 तारीख को, 9/3/2024 को आपके फॉर्म जो है वो चालू हो जाएंगे। और पूरी डिटेल तब आपके आ जाएगी। आज एक छोटा सा शॉर्ट नोटिस उन्होंने वैकेंसी के बारे में दिया है, जिसके बारे में मैं आपको थोड़ी जानकारी प्रदान करना चाहूंगा भी। तो आज की वीडियो जो है वो रेलवे की आई हुई बंपर वैकेंसी जो टेक्नीशियन पोस्ट के लिए आई है उसके बारे में है। तो देखिए क्या है आपके लिए खबर। तो वैकेंसी रेलवे ने जारी कर दी है। सीईएन का नोटिस नंबर 02/2024 के अंदर इस वैकेंसी को जारी किया गया है। 9/3/2024 को आपकी जो फॉर्म फिल करने की तारीख है वो शुरू हो जाएगी, और इसी दिन आपकी पूरी विज्ञप्ति जो वेबसाइट पे आ जाएगी, यानी कि 9 मार्च को आपका पूरा जो फॉर्म वाला सिस्टम है वो शुरू हो जाएगा। 8 अप्रैल 2024 इसकी लास्ट तारीख रहेगी फॉर्म फिल करने की आपकी। तब तक आप आराम से सोच सकते हो किस जोन में आपने फॉर्म फिल करना है, भरना है। पोस्टों की बात की जाए तो पोस्टों की इस बार 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक है टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट सिग्नल, और दूसरा है टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड। तो टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट सिग्नल जो है उसके लिए जो क्वालिफिकेशन जो निर्धारित की गई है या की जाएगी वो होगी आपकी पीसीएम, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ, और प्लस में इसके साथ में आएगी आईटीआई। तो आईटीआई और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ वाले टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट के अंदर एलिजिबल होंगे, और टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड के अंदर केवल और केवल आईटीआई वाले ही एलिजिबल होंगे। इसके अतिरिक्त तो इसके अंदर कोई पीसीएम वाले या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ वाले फॉर्म नहीं भर सकते। ये भी एक अच्छी बात है कि आईटीआई वालों के लिए काफी सुनहरा मौका है। जो पीसीएम वालों के लिए पोस्ट है इसमें आईटीआई भी ऐड है, और पोस्टों की संख्या है 1100। और जो केवल आईटीआई वालों के लिए जो टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड की पोस्ट है उसमें 7900 पोस्टें हैं। कुल मिला के 9000 पदों पर यह वैकेंसी आपकी जारी होगी, जिसके फॉर्म सबमिट होने के बाद में जो कैलेंडर जारी किया था रेलवे ने ऑफिशियल, उसमें कहा गया था अक्टूबर नवंबर के अंत तक हम इसका एग्जाम ले लेंगे। तो तैयारी करने के लिए भी आपके पास पर्याप्त समय उपलब्ध है भी। आगे चलते हैं, इस वैकेंसी के अंदर और क्या मिलेगा आपको। और आगे देखें तो एज जो है वो तो नॉर्मल 18 से 33 साल जो भी है। उसके बाद में रेलवे कह रहा है कि इस वैकेंसी के जो मेन डिटेल वह सारी है वो आपको आरआरबी की साइट पे 9/3/2024 को, यानी कि 9 मार्च 2024 को आपको इसकी सारी डिटेल मिल जाएगी। उसी दिन से आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है वो शुरू हो जाएंगे। जो आपका इसमें टेस्ट का फॉर्मेट रहेगा, जो आपका एग्जाम का फॉर्मेट रहेगा वो सीबीटी रहेगा। और जहां तक उम्मीद है कि सीबीटी एक ही होगा, इसके अंदर एक ही एग्जाम होने की प्रबल संभावनाएं हैं। यदि एग्जाम एक ही होता है तो ये भी उम्मीद कर सकते हैं कि आपके टेक्निकल जो डिपार्टमेंट के क्वेश्चन है, टेक्निकल के जो क्वेश्चन, आईटी की ट्रेड संबंधी जो क्वेश्चन है आपके, वो सारे के सारे एक ही पेपर में। तो इस बार ये जो पेपर हो रहा है वो असिस्टेंट लोको पायलट से थोड़ा अलग है। सीबीटी 1 और सीबीटी 2 शायद इसके अंदर ना हो, एक ही पेपर यदि होगा तो उसके अंदर नॉन टैक और टैक दोनों साथ में आएंगे, और दोनों का बराबर मूल्य होगा, जैसा कि पीजीसीआईएल व इसरो वगैरह के अंदर होता है। आगे इसके अंदर चलेंगे तो एज के फैक्टर क्राइटेरिया वो सेम पूरी विज्ञप्ति में चर्चा कर लेंगे। ये एक शॉर्ट वीडियो है जो आपको इसके बारे में बताने के लिए बनाई गई है। और उसके बाद में क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो ये जो आपका एडवर्टाइजमेंट आएगा उसके अंदर आ जाएगी पूरी, लेकिन अप्रोक्सीमेट यही है कि जो 1100 पोस्टें टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट की है वो पीसीएम प्लस आईटीआई। ठीक है, प्लस का मतलब ये नहीं है कि आईटीआई होनी जरूरी है, पीसीएम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ वाले भी एलिजिबल होंगे, और आईटीआई वाले तो हैं ही। और उसके बाद में जो टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड की पोस्ट है उसमें केवल और केवल आईटीआई अर्थात फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ वाले एलिजिबल नहीं होंगे। उसके बाद में और बात करें इसके अंदर मेडिकल स्टैंडर्ड की, तो उसके लिए भी इसी वीडियो के अंदर मैं आपको थोड़ा सा कुछ बताऊंगा किस तरह के मेडिकल स्टैंडर्ड रहेंगे। B1 का मेडिकल स्टैंडर्ड रहेगा आपका ग्रेड 1 के लिए, और हो सकता है B2 का या B1 का ही, अकॉर्डिंग उसके लगभग का ही मेडिकल स्टैंडर्ड आपका टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड के लिए रहेगा। उसके बाद में बात करें रिजर्वेशन की, तो रिजर्वेशन जो जो कैटेगरी में रजिस्ट्रेशन अब तक मिलता आ रहा है रेलवे के द्वारा वो आपको प्राप्त होता रहेगा। एससी एसटी ओबीसी फिजिकल हैंडीकैप्ड एक्स सर्विसमैन सबके लिए जो भी सीटें उन्होंने रिजर्व रखी है वो पूरी विज्ञप्ति जब 9 तारीख को आएगी, 9 मार्च को आएगी, उस दिन आपको पता चल ही जाएगा। उसके बाद में बात करें फीस स्ट्रक्चर की, तो फीस स्ट्रक्चर के बारे में रेलवे ने एक बहुत ही बढ़िया बात कही है कि फीस हम भाई जनरल वालों से तो लेंगे कितनी, 500 रुपए, एससी एसटी वालों से लेंगे हम कितनी, 250 रुपए। लेकिन इसके अंदर भी उन्होंने एक बहुत ही शानदार बात लिखी है कि इस 500 रुपए जो आपसे फीस ली है ये हम आपको रिफंड कर देंगे 400 रुपए। यहां स्पष्ट लिखा हुआ है कि अमाउंट ऑफ 400 शैल बी रिफंडेड ड्यूली डिडक्टिंग बैंक चार्जेस, बैंक के चार्जेस जो भी हैं वो कटेंगे। उसके बाद में
ये आपको सीबीटी जब आप देने जाओगे, देने के बाद में आपके खाते में आ जाएंगे, लेकिन शर्त है कि आपको एग्जाम देने आना पड़ेगा। आपने यदि एग्जाम दिया तो 500 रुपए की फीस में से आपके 400 रुपए रिफंड होकर आपके अकाउंट में आ जाएंगे, क्योंकि रेलवे आपके अकाउंट नंबर भी साथ में मांग रहा है, पूरी डिटेल मांग रहा है। उसके बाद में सेम बात कीजिए एससी एसटी और एक्स सर्विसमैन, फिजिकल हैंडीकैप्ड फीमेल कैंडिडेट है, उनके लिए जो यहाँ पर फीस रखी गई है वो 250 रुपए है। और यहाँ पर एक और भी अच्छी बात है कि यदि आप ये सीबीटी एग्जाम देने जाते हो तो आपकी 100% फीस यानी कि ये 250 के 250 रुपए आपके रिफंड हो जाएंगे। मेन पैसों को मत देखिए, मेरा मानना है वैकेंसीज को देखिए, अपनी तैयारी को देखिए, परखिए खुद को, लग जाइए मेहनत करने। 9000 पोस्टों का एक पूरा का पूरा जखीरा आपके सामने सरकार ने प्रस्तुत किया है। आपको बस उस एक पोस्ट के लिए लड़ाई लड़नी है, खुद के लिए लड़ाई लड़नी है। दूसरों पे ध्यान मत दीजिए वो क्या कर रहे हैं, बस अपना फोकस अपनी तैयारी पे रखिए। नॉन टैग टैग दोनों एक साथ पढ़ने पड़ेंगे आपको, क्योंकि विज्ञप्ति में भी ऐसा कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है, लेकिन जिस प्रकार से विज्ञप्ति की लैंग्वेज है उसको थोड़ा रीड करने के बाद यह अनुमान लगाया जा रहा है, ये अनुमान लगा रहा हूं मैं कि सीबीटी केवल एक ही होगा। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट केवल कितने होने की चांस है, एक ही है। और हो सकता है दो हुए, अगर संख्या ज्यादा हुई तो उसका एक अलग क्राइटेरिया होगा, लेकिन इस हिसाब से कोई उम्मीद लग नहीं रही है। तो टेक्निकल और नॉन टेक्निकल आपके एक ही एग्जाम में आने की संभावना है, तो दोनों को एक साथ पढ़ना शुरू कर दीजिए। ये मत रखिएगा कि अभी 1 आएगा फिर 2 आएगा, उसमें टेक्निकल इसमें नॉन टेक्निकल, ऐसा कुछ होने की संभावनाएं नहीं है। उसके बाद में बात करें, और भी बहुत सारी बातें लिख रखी है, लेकिन अभी फिलहाल खुशी मनाइए कि वैकेंसी आ चुकी है। इन सब पर बाद में गौर कर लेंगे। अपने छोटी छोटी बातें, वही पैरामीटर जो हर वैकेंसी के अंदर होते हैं वो इन्होंने फिल किए हुए हैं, और जो 9 तारीख को पूरी विज्ञप्ति जारी होगी तब एक एक पहलू पर हम फिर से चर्चा कर लेंगे। तो जितने भी आपके रेलवे के बोर्ड है उन सभी के अंदर वैकेंसियां आएंगी, जिस कोटे के हिसाब से जितनी जहां रिक्वायरमेंट है वहां है। कई बार बच्चों का ये प्रश्न रहता है, एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, रेलवे के लोको पायलट संबंधित प्रश्न भी उनके दिमाग में है कि फार्म कहां से फिल करें। तो मेरी पर्सनल राय उन बच्चों से है कि फार्म आप अपने सोच के हिसाब से अपने परिवार वालों से डिस्कशन करके करें। कईयों के मन में ये रहता है कि जी वहां पोस्टें ज्यादा हैं तो उस जगह हम फॉर्म भर देते हैं, और फिर गलती ये हो जाती है कि सारे ही वहीं चले जाते हैं। एक जगह पर पोस्टें आ गई 1500, तो सारे के सारे बच्चे लगभग फार्म वही भर देंगे, वहां की मेरिट क्या चली जाएगी ऊंची। एक जगह पोस्टें आई है मात्र 400, तो वहां फार्म कोई भरता नहीं है, वहां की मेरिट नीची। अब सभी समझदार हैं, सभी तक ज्ञान पहुंच चुका है। अब सारे या तो वहां भागेंगे जहां पोस्टें ज्यादा है, और सारे या वहां भागेंगे जहां पोस्टें सबसे कम है। तो मेरा मानना है आप अपनी तैयारी पर ध्यान रखिए, ऐसी तैयारी कीजिए कि आपको देखना ही ना पड़े फार्म कहां भरूं। जिस भी गृह जिले से, जिस भी राज्य से आप रिलेटिव हो, उसके इर्द गिर्द के रेलवे के बोर्ड को आप चुनिएगा। जैसे राजस्थान में हो तो आप नजदीकी अजमेर चुन सकते हो, और नजदीक देखा जाए तो अहमदाबाद चुन सकते हो, चंडीगढ़ चुन सकते हो। इस प्रकार से अपने नजदीक का एरिया देखिए, जहां आपके आवागमन का सुविधा, जहां रेलवे का नेटवर्क हो बढ़िया तरीके से। रेलवे है तो नेटवर्क तो हर जगह पूरे भारत में इसका बढ़िया तरीके से फैला हुआ है, तो आप अपने इर्द गिर्द, ये ना हो कि आपका सिलेक्शन हो जाए बाद में आप देखो कि मेरी पोस्टिंग तो बहुत दूर कलकत्ता में कर दी गई है और मेरे को यहाँ घर के पास मिलना चाहिए था, फिर बाद में आपका जीवन टेंशन में निकलेगा। तो इससे अच्छा है कि पहले ही फॉर्म भरने से पहले सारा दिमाग में सेट कर लो कि मेरे को उस जगह फॉर्म भरना है। नजदीक जितना होगा बेहतर उतना ही होगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इस वैकेंसी के मेडिकल स्टैंडर्ड की। तो रेलवे की ऑफिशियल साइट पर यदि आप जाओगे तो मेडिकल स्टैंडर्ड के बारे में आपको कुछ पता लग जाएगा। मेन जो विजुअल ही है, A1 का, A2 का, A3 का हमें नहीं चाहिए टेक्नीशियन के लिए। A1 ग्रेड का जो होता है वो लोको पायलट के लिए होता है। A1 ग्रेड का जो है वो लोको पायलट के लिए है, ठीक है ना, ये लोको पायलट के लिए है। A2 और A3 भी लगभग उसके इक्विवेलेंट जो भी पोस्टें होती है, लेकिन हमें जो मेडिकल स्टैंडर्ड चाहिए वो है B1 का। कौन सा है? B1 का। B1 का भी इन्होंने टेक्नीशियन ग्रेड 1 के लिए दे रखा है। बाकी पूरी विज्ञप्ति आएगी तो पूरा क्लेरिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो B1 के अंदर चाहिए क्या? B1 के लिए मेन जो आपका विजुअल है, आंखें, वो बिल्कुल सही होनी चाहिए। 6/6 की रिक्वायरमेंट A1 के अंदर होती है, लेकिन यहां पर जो है 6/9 और 6/12 दो दिए हुए हैं। विदाउट ग्लास आपकी 6/9 होनी चाहिए, और विद ग्लास आपका 6/12 चल सकता है। उसके बाद में पावर ऑफ लेंस जो है, अगर आपने चश्मा लगा रखा है तो उसकी जो पावर है वो 4D से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ये भी कोई मेडिकल स्टैंडर्ड है, चश्मे बनाते हैं जो उनको पता होगा ज्यादा, तो उससे ज्यादा आपका ये नहीं होना चाहिए। उसके बाद में नियर विजन जो है आपकी पास में देखने की क्षमता, वो 0.6 और 0.6 होनी चाहिए विद और विदाउट ग्लास, यानी कि 0.6 मीटर, अप्रोक्सीमेट आधे मीटर से थोड़ी दूरी पर आप चीजों को पढ़ सको, ठीक है। चश्मे के साथ भी पढ़ सको और चश्मे के बिना भी पढ़ सको। उसके बारे में बात करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण जो रेलवे में रहता है वो रहता है कलर विजन। ये टेस्ट आपको पास करना पड़ेगा, कलर विजन का। बाइनिकुलर टेस्ट आपको पास करना पड़ेगा, फील्ड ऑफ विजन पास करना पड़ेगा, नाइट विजन पास करना पड़ेगा। अब ये है क्या? कलर विजन के अंदर आपका एक चार्ट आएगा जिसमें आपको बहुत सारे रंगों के बारे में, रंगों के बीच में बनी हुई आकृतियों को पहचानना होगा, कुछ अंक लिखे होंगे, ठीक है ना, जिसे इशिहारा टेस्ट के नाम से जाना जाता है। ये जब तक आपका क्लियर नहीं होगा तब तक रेलवे आपको एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो मेरा मानना है फॉर्म भरने से पहले आप एक बार अपनी आंखों की जांच करवा ले किसी बढ़िया डॉक्टर से, और ये सारे टेस्ट, जो आपका विजन टेस्ट है कि कितना होगा, 6/16 नहीं चाहिए हमें, क्योंकि ये बहुत ज्यादा है। 6/16 कई बच्चे मतलब नहीं समझ पाते इसका मतलब क्या है। तो इसमें 6 और 60 जो ये अंक लिखे हुए हैं ये मीटर में है। किसमें है? मीटर में। 6/6 एक मेडिकल स्टैंडर्ड
जो आई का वो है स्टैंडर्ड बनाया हुआ है कि 6/6 दोनों आई आपकी 6-6 मीटर से कुछ ऐसी चीज देख सके जो एक निश्चित दूरी पर रखी हुई है, और ये एक सामान्य व्यक्ति का स्टैंडर्ड बना दिया। अब क्या है, इसके अंदर एक नॉर्मल विजन जो है उसमें तो सभी सही आएगा, लेकिन सेकेंडरी जो विजन दे रखा है उसकी वैल्यू चेंज कर दी। इसमें 6/6 का मतलब आप दोनों आंखों से 6-6 मीटर की दूरी, एक नॉर्मल व्यक्ति 6 मीटर से जिन अंकों को देख सकता है, आप भी उन्हीं को 6 मीटर से दूरी से देख सको, तो ये स्टैंडर्ड आपको पास करना होगा। 6/9 का मतलब क्या है कि जो एक आम आदमी 6 मीटर दूर से देख सकता है वो आप 9 मीटर दूर से देख लो, ठीक है ना। जो 6 मीटर से उसको दिखाई देता है आप उसको 9 मीटर से वेरीफाई कर सकते हो। तो इस प्रकार के ये अंक दिए होंगे, इनमें से सबसे बड़ा है वो आपको एक निश्चित दूरी पर बिठा के दिखाएंगे, फिर पूछेंगे जी कौन सा इनको आपको दिखाई दे रहा है। तो ये अंतिम लाइन यदि आपने पढ़ ली तो आपका कलर विजन 6/6 होगा, और अंतिम से यदि सेकंड लास्ट आप पढ़ लेते हो तो आपका 6/9 होगा। तो 6/9 आपका विदाउट ग्लासेस चाहिए, और इसके ऊपर वाला आप विद ग्लासेस भी पढ़ सकते हो, अर्थात 6/12 का भी पढ़ सकते हो। उसके बाद में आता है बाइनिकुलर टेस्ट। बाइनिकुलर टेस्ट में आपकी दोनों आंखों के विजन को चेक किया जाता है कि एक आकृति हमारे दिमाग के अंदर दोनों आंखों से एक त्रिआयामी एक आकृति बनती है, उसको चेक करते हैं। बारी बारी से आपकी एक आंख बंद करके ये देखा जाएगा कि हर आंख सही तरीके से काम कर रही है या नहीं कर रही। उसका में फील्ड ऑफ विजन का मतलब है आपकी आंखों को, आपके मुंह को एकदम सीधा ठहराया जाएगा, और बिना गर्दन को हिलाए आपकी आंखों के इधर उधर के आपको क्या क्या चीजें नजर आ रही है, एकदम स्ट्रेट लाइन से 180 डिग्री से लेके सामने तक आपको कितना डिग्री नजर आ रहा है, अप्रोक्सीमेट 75 डिग्री तक आपको दिखाई देना चाहिए। एकदम स्ट्रेट से लेके 75 डिग्री इधर तक, 75 डिग्री इधर तक बिना गर्दन को दिखाए यदि आपको सब कुछ दिख रहा है बढ़िया तरीके से, वो पूछेंगे। इसके अंदर एक पूरी मशीन है, उसके अंदर आपके सिर को फंसा दिया जाएगा, और वो पूरा जब मेडिकल में जाओगे तब आपको पता लग जाएगा। उसका में नाइट विजन मतलब अंधेरे में आपको किस तरीके का दिखाई देता है। ऐसे नहीं कि एकदम अंधेरा होगा, कुछ अंधेरे में आंख की विजिबिलिटी आपकी चेक की जाएगी। सारे टेस्ट होंगे। ये सारे करवाने के बाद में मैं तो कहता हूं आप फार्म भरो, बढ़िया तैयारी करने के बाद में यदि इन टेस्टों में से किसी में भी आप रह जाते हो तो इससे बड़ा अफसोस मेरे ख्याल से जिंदगी में कोई नहीं होगा। तो खुशियां मनाइए, बहुत सारी पोस्टें आई है, और जी जान से जुड़ जाइए तैयारी में। पूरी विज्ञप्ति जब आएगी तो एक वीडियो मैं फिर से आपके लिए लेकर आऊंगा। और यदि आप इन सभी वैकेंसीज की तैयारी करना चाहते हैं, टेक्नीशियन की तैयारी करना चाहते हैं, खासकर आईटीआई इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से संबंधित, यदि आपने आईटीआई इलेक्ट्रिशियन में कर रखी है, उसकी बेहतरीन तैयारी रेलवे की करना चाहते हैं, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। आप ज्वाइन कर सकते हैं एम क्लासेस को। आप हमें ऑफलाइन भी ज्वाइन कर सकते हैं, आप हमें ऑनलाइन भी ज्वाइन कर सकते हैं। आप हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं एम क्लासेस बाय भानु प्रताप गूगल प्ले स्टोर से, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नीचे ही हमारे हेल्पलाइन नंबर भी दिए होंगे। किसी भी तरह की कोई भी समस्या, कोई भी प्रश्न, यदि आपको बातें समझ में नहीं आती है, वैकेंसी से रिलेटिव जो भी डाउट है, आप हमें कमेंट करके बताइए। हम नई वीडियो के अंदर उसके डाउट आपके सारे के सारे सॉल्व करेंगे। तो आशा करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और जुट जाइए पूरी मेहनत के साथ एक बड़ा टारगेट लेकर, एक बड़ी सफलता के लिए। तब मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में इसी पर या किसी अन्य बेहतरीन वैकेंसी पर चर्चा करने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।